सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर कहानी लाई हूँ। कहानी है मेरा गांव। कहानी पूरी सुनना तभी समझ में आएगी। कितना समय गुजर चुका है गांव से निकले हुए। पूरे 10 साल माँ बाप के साल भर के भीतर ख़त्म हो जाने के बाद मैं भी सरकारी नौकरी की परीक्षा और इंटरव्यू पास करने के बाद जो गांव से निकला तो यहाँ लौट ही नहीं पाया। पहले ट्रेनिंग, फिर एक करके अलग शहरों और कस्बों में नियुक्त हुई। माताजी और बाबा की इकलौती संतान था मैं। उनकी अंतिम इच्छा मुझे नौकरी करते देखने की थी। पढ़ने में शुरुआत से अच्छा रहा, मैं सबकी आंखों का तारा। लेकिन मेहनत में विश्वास करने वाले मेरे माता पिता बीमारी से उबर नहीं पाए और एक के बाद एक ख़त्म हो गए। यदि इंटरव्यू का परिणाम उनके सामने आता तो कम से कम उनकी इच्छा पूरी हो जाती। आज मेरा ट्रांसफ़र गांव के पास वाले शहर में हो गया है। वहां पहुंचने से पूर्व एक बार मैं गांव के घर जाना चाहता था। वहां अपनों की अनुपस्थिति में भी उस घर को, उनकी हर बात याद करना चाहता था। देखूं उस दहलीज को जिसमें मेरा बचपन बीता। शायद कोई पुराना पहचान का अभी मुझे मिल जाए। शायद अब भी सब वैसा हो। चर की आवाज़ करती बस रुक गई। गांव के बाहर जिस जगह से बस पकड़ते थे वह जगह आ गई। बाहर निकला, सामान निकाल नीचे रखा, फिर आसपास देखा। पहले से स्थिति थोड़ी सुधरी लगी। सफाई भी है और बस स्टैंड भी बन चुका है। पास में नाश्ते और पानी के लिए एक छोटी सी दुकान खुली है जहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं। उतरकर सोचा कि गांव के अंदर जाने के पहले कुछ चाय नाश्ता कर लूं। सामान उठाकर दुकान के पास गया, चाय और नाश्ते के लिए पूछा। तब दुकानदार ने कहा कि बैठो भैया, यहाँ खाट पड़ी है, चाय भी चढ़ी है और पकौड़े भी तले जा रहे हैं। मैं भी बैठ गया। बस में कई घंटे की यात्रा के बाद पैर फैलाने को मिला था, जो कि राहत देता लग रहा है। आसपास बैठा कोई भी पहचाना सा चेहरा नहीं लग रहा था। स्थानीय कुछ को छोड़ बाकी मेरे भांति कहीं से लौट रहे थे। खैर, अदरक वाली चाय और प्याज और आलू के पकौड़े हरी चटनी के साथ खाकर आत्मा थोड़ी तृप्त हुई। मैं पैसे देने जब दुकानदार के पास गया तब देखा कि वह मुझे गौर से देख रहा है। उससे रहा नहीं गया और उसने मुझसे पूछ ही लिया कि भैया, आप परदेसी नहीं जान पड़ते? ऐसा लग रहा है कि हम आपको जानते हैं। अगर हम गलत नहीं हैं तो आप शिवपुर वाले पंडित ओमकार चाचा और राजेश्वरी चाची के बेटे हर्ष हैं ना? मैंने आश्चर्य से उसे देखा और बोला, हाँ भाई साहब, पर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद लौटा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। अरे हर्षू भैया, मैं कहकर वह खुशी से मेरे गले लग गया। अरे भैया, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं मुस्कराया और सोचने लगा कि इतना प्यार से गले लगाने वाला यह दोस्त कौन है। वह हंसा कि नहीं पहचान पाए ना? हाँ हाँ कर, अरे भैया कैसे पहचानोगे? अरे भैया परेशान ना हो, हम बताते हैं। अरे हम राजू हैं, जो तुम्हारे बस्ते से तुम्हारा टिफ़िन निकाल कर खा जाते थे। अरे चाची खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि मैं भुक्खड़ सब खा लेता था। राजू, मैंने उसे देखा और उसे पहचान कर खुशी से मैंने उसे गले से लगा लिया। आज बरसों बाद किसी ने मुझे इतने प्रेम से गले लगाया था।
अपनों के अपनत्व को कहाँ से लाता है। मेरी ही तरह मेरे माता पिता भी इकलौती संतान ही थी और इसलिए मेरा कोई कजिन भी नहीं है। अरे हर्षू भैया, इतने वर्षों बाद लौटे हो और वह भी अकेले। हाँ भाई, क्या बताऊँ। यहाँ से निकल कर गया था इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग के लिए, फिर बाद में अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग हुई, तब वहाँ रहने गया और अब बगल वाले शहर में मेरी पोस्टिंग हुई है, इसलिए वहाँ जाने से पहले यहाँ आ गया। हाँ, पर यही सोच रहा था कि यहाँ कोई पहचानने वाला अब होगा या नहीं। उतरते ही देखा कि आसपास सफाई भी है और सड़क भी पक्की है, बस स्टैंड भी है और दुकानें भी हैं। माँ बाबा के ना होने से पहले अकेले यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं घर की क्या हालात होंगे। अरे काहे परेशान होते हो, हमारे साथ चलो, गांव में घर भी ठीक है। हाँ, थोड़ी साफ सफाई की ज़रूरत होगी, वह करवा दी जाएगी। तब तक हमारे यहाँ रुको। अरे हम किस लिए हैं, पूरा गांव अपना है। ठीक है, वक्त बदल गया है पर अभी भी अपनापन गायब नहीं है। बस चलकर देखो तो बस तुम ब्राह्मण ठहरे और हम गुप्ता। अगर इससे इतराज़ ना हो तो। अरे नहीं भाई, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करो। अपनेपन को ढूंढते तो आ गया हूँ, वरना शहर में ही कोई इंतज़ाम करने की सोचा था। एक दो से बात भी की है, रहने का इंतज़ाम हो जाता है। अरे भैया, अपना घर तो अपने गांव और लोग सब जब हैं तो सब इंतज़ाम हो जाएगा। चलो। अब राजू ने सामान उठाते हुए कहा। अरे तुम क्यों उठा रहे हो, मैं उठा लूँगा, मैंने बोला। ऐसा है हर्षू, अब हमें गुस्सा ना दिलाओ। अरे स्कूल में हम एक दूसरे की ज़रूरत पर भी काम आते थे और घर परिवार के भी काम करते थे, तो अब क्या बदल गया है। अरे तो क्या हुआ कि तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो और हम बस गांव से बाहर नहीं गए, इसलिए यही है अपना हाईवे से जुड़ा ढाबा या थोड़ा सा रेस्टोरेंट भी कह सकते हो। और हंसा तो मैं भी मुस्कराया, क्योंकि ये ढाबा से ज़्यादा थोड़ा शहरी रेस्टोरेंट जैसे लुक वाली दुकान ही थी। भैया देखो, हम बचपन से ही खाने पीने के और नया नया व्यंजन बनाने का शौक़ रखते हैं और बड़े होने पर इसी को रोज़गार बना लिया। अब सरकारी नौकरी पाने के लिए हमसे मेहनत ना होती भैया, हम इसी में खुश हैं। बाप दादा की ज़मीन जायदाद भी साथ में देखते हैं और जो बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं वह ज़मीन वगैरह देख लेते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन देखो, अभी भी तुम बताए नहीं भैया कि अकेले क्यों हो। अरे मतलब ब्याह भी नहीं किए हो, मैं मुस्करा दिया। हद है, चलो अब सबको बताते हैं कि तुम आए हो और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हमारी। उसने सामान उठाया, मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ खुद उठाया और उसे थोड़ा नाराज़ भी किया। राजू मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे सामान को उठवाकर चल पड़ा और मुझसे गुस्सा भी हुआ कि मैंने एक और बैग खुद उठाने का फैसला लिया। हालांकि उसके इस गुस्सों में कितना प्यार है वह तो साफ नज़र आ रहा है। अलग अलग शहरों में अब ये अपनापन खो सा गया। परिवार संयुक्त रहे नहीं, लेकिन आज मजबूरी में ही सही रोजगार की व्यवस्था में अधिकांश लोगों को ना चाहकर भी ये करना पड़ रहा है। और आज चाहूँ और व्याप्त स्वार्थ और पीठ पर छुरा भोंकने वालों की कमी नहीं है। इसलिए चाहने पर भी अपनापन जतलाने में हर मन डरता है कि सामने वाले के मन में क्या है। गुस्सा व सिर पूरा सामान ना उठाने देने के कारण है, वरना बचपन में बहुत भोला था
और आज भी उसी का असर है, वरना कौन इतने सालों बाद प्यार से गले लग जाता है। गुस्सा भले हो, रास्ते में गली कूचों से गुजरते हुए मुझसे बातें करता रहा और मैं उनसे सुनता और रास्ते को निहारते हुए चला जा रहा था। ये भी मुझसे बात करते लग रहे हैं। 2 मोड़ पार करने के बाद वह हमारे गांव का मंदिर और उसके पास के नीम पीपल जामुन के पेड़ को देखा और सम्मोहित सा रुक गया, जैसे ये पूछ रहे हों कि आ गए हर्ष, भूल गए थे हमें, अब आ रहे हो, इतने समय बाद हमें देखकर अनदेखा ना कर देंगे। याद है बचपन में पूरे गांव में दौड़ते भागते तुम सारे बच्चे हम पेड़ों की छांव के नीचे बिना समय की परवाह किए खेला करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे से गुस्सा होते थे और दोस्ती भी तुम सबने फिर से हो जाती थी। जामुन का पेड़ पूछ रहा है, कैसे हो, ठीक हो? बचपन में और बड़े होने पर भी तुम जब तक रहे हो, तुम सब मित्रों ने खूब सारे जामुन खाए। क्या दिन थे जब जामुन धोकर नमक लगाकर तुम सब बातों की जलेबी छानते थे। क्या अब भी वह सब करोगे? पीपल और नीम ने पूछा कि हमारी टहनियों पर बंदर की तरह कूदते फांदते रहते थे। क्या अब भी मस्ती के वही दौर चलेंगे? बड़ों की डांट पड़ने के बाद ये उससे बचने के लिए हमारे ऊपर आराम से बैठ रहते थे और अब अनदेखी करोगे? मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहले माँ बाप के साथ यहाँ आकर मंदिर में घंटों खेलता था, न छोटा सा और न बड़ा सा, कुछ मध्यम आकार का, लेकिन यहाँ स्कूल जाने से पहले और शाम के समय उनके साथ या अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर ईश्वर के आगे माथा टेककर मैं खूब खेलता था। बड़ों की ज़रूरी गपशप भी खड़े खड़े हो जाती थी। कितने भी जीवन में उलझने हों, सभी बड़े और हम बच्चे यहाँ सारी उलझनें सुलझाते थे। तब तक राजू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछने लगा, अरे हर्षू, क्या हुआ भाई, हियाँ काहे रुक गए, कोई तकलीफ है का मेरे भाई? मैंने आँख से निकले आंसुओं को साफ किया और बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। और राजू ने मेरी नज़रों के पीछे किया और सब समझ गया। अब तुमको क्या लगता है कि छुपा जाओगे हमसे और हम समझ नहीं पाएंगे? अरे पुराने दिनों को याद कर मन और आंखें भर आईं तो बह जाने दो इन्हें भाई, इनको रोकने की कौनो ज़रूरत नहीं। दिल को गुब्बार निकल जाएगा तो मन में कोई मलाल ना रह जाएगा। अरे परेशानी गायब, चलो भैया आओ। हाँ ठीक है राजू मेरे भाई, 1 मिनट रुको ज़रा। फिर मैंने सामने लगे नल से हाथ धोकर वहीं जूते उतार साइड में रख कर मंदिर में जाकर माथा टेका। मंदिर में पहले से ज़्यादा निर्माण हो चुका था। यहाँ सभी देवी देवताओं की छोटी मूर्तियाँ हैं। गणेश जी, दुर्गा जी, सरस्वती, लक्ष्मी, विष्णु जी और भोलेनाथ जी भी विराजमान हैं। कोने में राम दरबार और लड्डू गोपाल जी भी हैं। बरसों बाद माथा टेक कर मन को बड़ी शांति मिली। तब तक राजू जामुन ले आया और सामने वाली मिठाई की दुकान से पेड़े ले आया। हम दोनों ने उसे भी चढ़ा दिया। यहाँ मंदिर के सामने मिठाई की दुकान कब बनी? मैंने पूछा। अरे ये 1-1.5 बरस हुए हैं। अरे मालूम है किसकी है? आओ मिलाते हैं, कहकर वह मुझे ले गया और बोला कि आओ मिलो और पहचानो इसे कि ये कौन है। मैंने सामने खड़े युवक को देखा लेकिन नहीं पहचान सका और राजू को देखा। वह समझ गया कि मैं नहीं पहचान पाया हूँ और उसकी मदद मांग रहा हूँ। अरे ये हमारे राकेश चाचा और बिमला चाची हैं। बिमला चाची का अंबर है।
अरे वहीं स्कूल में रोज़ खेलते खेलते खेल में इतना मगन हो जाता था कि हर 2 दिन में कपड़े फट जाते थे और फिर चाची सिल सिल कर थक जाती थीं और पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर मारती थीं और ये बाज नहीं आता रहा। तब हम दोनों की माँ जाती थी इसको बचाने और बेचारी चाची इसको सुधारने के 100 जतन कर चुकी थी, कहती थी। और बाद में जब पंडिताइन चाची यानी तुम्हारी माँ ने उसको समझाया कि बेटा रोज़ खेलो पर ना तुम चोट खाओ और ना कपड़े फाड़ो, इसके बापू किसी तरह खर्चा चलाते हैं या किसी से नहीं छुपा है। माँ के शब्दों में जादू था। आज भी मुझे याद है कि गांव में माँ की सादगी, समझदारी और गुणों के छोटे बड़े सब कायल थे। बड़ों का सम्मान, हम उम्र को सम्मान और खुशी, और छोटों को ढेरों प्यार देना और हर रस्म रिवाज में शामिल होना उनको बहुत पसंद था, इसलिए सब उनको बहुत मानते थे। फिर अंबर ने माँ के समझाने पर ऐसा खेलना कूदना बंद कर दिया था कि कपड़ों का भी ध्यान ना रह पाए और चाची उनको ढेरों धन्यवाद देकर चली गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे हो अंबर? तब उसने राजू से आंखों ही आंखों से पूछा तो उसने मेरे पैर छूने का इशारा किया और बोला कि ये अपना हर्षू है, अपने पंडित चाचा और पंडिताइन चाची का बेटा हर्ष है। अरे हम लोग इसका टिफ़िन खा जाते थे और तेरे कपड़े फाड़ने की गंदी आदत तो पंडिताइन चाची ने समझा कर छुड़वाई थी, वरना पूरे गांव भर में चाची जुतियाती घूमती थी तुझे और तू बेशर्मी से भागता, लेकिन उछल कूद करना बंद नहीं करता था। अंबर ने तुरंत मेरे पैर छुए और मेरे गले लग गया। बरसों बाद आज अपनों ने 2 बार गले लगाया है। शायद ईश्वर की इच्छा थी कि मैं उस शहर में जाने से पहले यहाँ आ गया, और नहीं आता तो तय किए गए घर देखकर वहाँ से यहाँ आ पाता या नहीं, क्योंकि नौकरी लगने के बाद अपनों के अभाव में जीवन यंतर्थ हो चुका था। मैंने भी आज बरसों बाद किसी ने मेरे पैर छुए और गले लगते ही उसको जीते रहो और खुश रहो कहा। माँ सबको ऐसे ही आशीष देती थी। फिर मैंने उसे अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। अंबर राजू के चाचा का बेटा है, हमसे कुछ बरस छोटा। बड़ों से ज़्यादा छोटे गांव भर के बड़ों को प्रिय होते हैं, इसलिए हम बड़ों को जिम्मेदार बनने की शिक्षा मिलती है और छोटों को सबका प्यार। हालांकि ये हम बड़े बच्चों को लगता था कि छोटे ज़्यादा दुलार पाते हैं, पर सच या नहीं था, फर्क सिर्फ नज़रिए का था। दरअसल बड़े अपने बाद छोटों की जिम्मेदारी कैसे उठाते हैं यह सीखना चाहते थे, और इसलिए कहते थे कि बबुआ एक बार सच में बड़े हो जाओ, तब पता चलता है कि सच क्या है। और सच यही है कि हमें बड़ा होने की जिम्मेदारी और समझदारी छोटों से पहले इसलिए दी जाती है कि उनके ना रहने पर हम खुद की और छोटों की जिम्मेदारी उठा सकें। और आज अंबर के लगने पर मुझे मेरे बड़े होने का एहसास सच में हो गया था। छोटों को ज़्यादा प्यार, लड्डू पेड़े, हमारी प्रिय चीज़ें सब देना बुरा तब लगता है, पर आज उसका महत्व समझ आ गया। सगे भाई बहन ना सही, गांव के रिश्ते कोई अलग नहीं हैं, ये सब भी अपने हैं। फिर मैं और राजू गांव की ओर बढ़ चले। अंबर भी अभी थोड़ी देर में आता है, कहकर दुकान की ओर बढ़ गया। सामान लेकर हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़े, पंचायत भवन देखा कि पहले जो जर्जर था अब नवनिर्मित स्थिति में है। यहाँ पर गांव के बड़े सारे फैसले वहीं बैठकर किए जाते हैं।
समस्याएं सुलझाई जाती हैं। आगे बढ़े और 1-2 गली और चले जाओ। फिर हम अपनी गली में पहुँचे। पहला घर राजू का और उसके बगल में अंबर का और कुछ और लोगों के घर हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर सामने मेरा घर दिखता है। इतने घरों में सबसे बड़ा घर मेरा ही है। उसकी शान में कोई भी कमी नहीं है, बस एक शांति फैली है जो जरा सी आहट से टूट जाए। लेकिन वहाँ बरसों से दिया जलाने वाला कोई भी नहीं है। आओ भैया, हर्ष अंदर चलें, कहकर राजू मुझे अपने घर ले गया। मैं अपने घर में जाना चाह रहा था। उसने कहा, हाँ हाँ भैया, हम दोनों चलेंगे, पर आओ, पर पहले 10 मिनट घर में बैठ लो, सुस्ता लो, फिर चले जाना। इसको देखने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। राजू मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गया। ऐसा लगा ही नहीं कि अपने परिवार का है ही नहीं। अपने ही कोई और परिभाषा होती है क्या? शायद नहीं। अंदर गया तो सामने 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। राजू के साथ अंदर जाने पर वह मुझे गौर से देखने लगे। मैं मुस्कुराया और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों दरवाजे के पीछे छिप गए और फिर धीरे से झांकने लगे। तो राजू ने उन्हें पास बुलाया और मेरे पैर छूने को बोला। तब उन्होंने मेरे पैर छुए। मैंने खुश रहो कहा और उन्हें पेड़े दिए और वह खुशी से उछलने लगे। राजू ने उन्हें अपनी दादी और माँ को बुलाने को कहा। दोनों अंदर चले गए। अंदर से धीरे धीरे चलते हुए गुप्ता चाची आईं। का है रे राजू, कौनो आवा है? रिंकू, मंत्रू कहत रहे कि तुम्हारे साथ कोई आवा है। राजू ने कहा, हाँ अम्मा, देखो जरा आज हमें कौन मिला हमारी दुकान पर। चाची, कौन हो बबुआ? अब पहले की तरह साफ नहीं दिखता है। इस शक्कर की बीमारी ने हमारी सारी क्षमता अब ख़त्म कर दी है और जोड़ अलग पिरात हैं। ए बाबू, देखे लग रहे हो पर नहीं याद आ रहा है। मैंने बिना 1 मिनट रुके उनके पैर छुए और मुस्कुराते हुए कहा कि जैसी छोड़कर गया वैसी ही तो हो चाची, बिल्कुल परी जैसी, मेरी परी चाची। वो चिल्लाई, ए रजुआ, ई कौनो मस्करे को लाए हो? बताओ, ई हमारे से इस उम्र में मजाक करता है? परी बोल बुढ़िया की मजाक उड़ाता है। अब तो मारने के लिए दौड़ भी नहीं सकती, इसी का फायदा उठा रहा है, बदमाश कहीं का। तब तक आंगन में खड़ी घूंघट डाले एक महिला की हंसी आई। साथ में राजू भी हंस रहा है। राजू बोला, क्या हुआ अम्मा, काहे गुस्साए रही हो? अरे देख नहीं रहा है, छिछोरा हमसे मस्करी कर रहा है। अरे तू वहाँ खड़ा लुगाई के साथ दांत चियार रहा है, बदतमीज। अरे अम्मा, ई अपना हर्षू है, यानी हर्ष त्रिपाठी, अपने पंडित चाचा और चाची का बेटा। चाची एकदम से लड़खड़ा गई। मैंने उन्हें पकड़ लिया कि आराम से चाची। पास में रखे सोफे पर उन्हें बैठा दिया। तब तक अंदर से अपनी माँ के कहने पर बच्चे पानी लेकर आए। मैंने उन्हें पानी पिया दिया। पानी पीकर वह बोली, अरे बबुआ, हमें माफ़ कर देना कि हम तुमको नहीं पहचान पाए। तुम तो जिजिया और भैया के जाने के बाद चले गए और अब लौटे हो। हमें करना बबुआ। अरे नहीं चाची। अब क्यों माफ़ी मांगती हो? माफ़ करना बबुआ। अरे नहीं चाची, अब क्यों माफ़ी मांगती हो? आपकी कोई गलती नहीं है। जब मैं गया था तब से अब तक मैं बहुत बदल गया हूँ। तो आप रो रही हैं। मैं तो आपके छोटे से परी चाची कहता था और आपके ये डिम्पल सबसे सुंदर मुस्कुराहट बनाते हैं, इसलिए मैं आपको परी कहता हूँ। चाची रोती जा रही हैं।
माँ बाबा और पुराने वक्त को याद कर उनकी आंखें गीली हो रही थीं। मैंने उन्हें समझाया, तब उनका रोना बंद हुआ। उनके मुख से आशीर्वाद निकलने लगे। फिर माँ की तारीफ से बैठल कर सर पर हाथ फेरने लगी। तब तक शरबत बनाकर अंदर से आ गया। उन्होंने मुझे पीने को दिया। उन्होंने बोला, अरे कहाँ जा रहा है? चल पहले पीकर ख़त्म कर, सालों बाद आया है। बेटा शरबत से परिवार और बाहर के लोगों को पिलाकर शगुन करते हैं, और तू तो मेरा प्यारा बेटा है। परिवार का बेटा बरसों बाद लौटा है। जब तक मैंने उसे ख़त्म नहीं किया, उन्होंने मुझे उठने नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने बच्चों से कहकर बाथरूम कहाँ है दिखाने को कहा, और वह मुझे ले गए। वहाँ जाकर मैंने देखा कि अब गांव में लोगों ने घर में बाथरूम और लेट्रिन का निर्माण करवा लिया है। पहले ज़्यादातर घरों में यह व्यवस्था नहीं थी। नहाने के लिए और अन्य कामों के लिए कुएं से पानी आ जाता था। अब घरों में पानी की व्यवस्था भी है। मुँह हाथ धोकर फ्रेश होकर मैं बाहर आया, तब तक चाची राजू से बातें कर रही हैं, और राजू उन्हें मेरे गांव आने की वजह बता चुका है। आ बैठ मेरे पास यहाँ। चाची ने बाहर खाट बिछवा दी है। उस पर गद्दे और चादर बिछवाकर खुद उस पर बैठी हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाकर मुझसे कहा, अरे बिटवा, तू काहे इतनी चिंता करत है? अरे का हुआ जो जिज्जी और भैया ना रहे? बेटा हम हैं ना तुहार चाची। ए बेटा, अब तो तुहार चाचा भी नहीं रहे, हम अकेले रह गए हैं। इन सब ने हमें संभाला। ई राजू, इसकी लुगाई बच्चे तुम्हारी छोटी बहन रही। उकरा ब्याह तुम्हारे चाचा अपने जिंदा रहते कर गए रहे। अंबर, उसका परिवार, ई गांव का सब लोग, इन सब ने हमें संभाला। पर हमें जिज्जी की बहुत याद आती रही। हम सोचते रहे कि हम अकेले जिंदा रहकर क्या करेंगे। हम अकेले में रो लेते थे कि प्रभु हमें काहे ना उठा लिए। लेकिन अब समझ गए कि भले ही राजू, अंबर, तोहार बहन सभी का घर बना दिए, अब प्रभु हमें भी उठा ले। लेकिन आज समझ गए कि अभी हमारी सोने जैसन बिटवा का भी घर बसाना है, वरना जिज्जी के आगे कौन मुंह लेकर जाएंगे कि हम हमारे ई बबुआ का घर बसाए बिना ईश्वर के द्वार पहुंच गए। अब तुम चिंता ना करो, हम हैं ना, सब देख लेंगे। तुम्हारी ये चाची अभी जिंदा हैं। ये कहते कहते वह सर पर धीरे धीरे तेल की मालिश करती जा रही हैं। माँ के हाथों की मालिश से कम नहीं है ये चाची के हाथों में जो अपनापन है, वह कहीं और मिलना आज नामुमकिन है। ये मुझे कितनी राहत दे रहा है, ये मैं ही जानता हूँ। यहाँ आने के बजाय मैं जो शहर गया होता, तब इससे वंचित रह गया होता मैं। फिर उन्होंने मुझे लेट जाने को कहा कि बेटा तुम बैठो, हम देखते हैं कि तुम्हारी भौजाई ने खाने की तैयारी कर ली होगी। हम राजू को भी बुलवाते हैं, कुछ काम से भेज रहे हैं। उसे गांव की उस खाट पर बिछे उस साफ गद्दे और प्यार से बिछवाई चादर में माँ जैसी चाची का प्यार झलक रहा है। महंगे बिस्तरों और मखमली चादर पर भी कई बार नींद नहीं आती, जो इस पर लेटते ही आ गई। खटिया पर लेटते ही मुझे नींद आ गई, और सपने में भी मुझे माँ नजर आई, जैसे मुस्कुराती थी। वही मुस्कान है उनके चेहरे पर, और कह रही हैं कि आ गए हो तो चाची की बात ध्यान से सुनना, और वह जो कहे उसका ध्यान रखना और मानना, और अपने घर का भी ध्यान रखना। और उनके साथ फिर बाबा भी दिखे। दोनों सर पर हाथ फेरे रहे कि अचानक वहाँ चले गए, और माँ बाबा रुको कहते हुए उठ गए। मैं माँ बाबा कह उठ गया। सामने एक दूसरी खाट पर राजू और अंबर बैठे बात कर रहे हैं।
उन दोनों ने मुझे हड़बड़ाते हुए देखा और राजू ने मुझसे कहा कि अरे हर्षु, आराम से भैया, सपना देखकर उठ गए हो। तब तक चाची भी बाहर आ गईं। उन्होंने मुझसे पूछा, का हुआ बबुआ, काहे हड़बड़ाए हुए हो? का सपना देखा कोई? का बात है? राजू बोला, शायद सपने में चाचा चाची को देखा, क्योंकि माँ बाबा कह के उठ गया। चाची ने मेरे सर पर हाथ फेरा, फिर कही, ए बबुआ जी, काहे छोटा करते हो? ये तुम्हारा ही घर है, हम सब तुम्हारे अपने हैं। चलो अब तुम सब हाथ मुंह धो लो और बैठो और कुछ खा पी लो। घर में रह समय पर खा पी लो और चैन की नींद सो या बात करो। सब उठ गए, हाथ मुंह धोकर आकर बैठ गए। चाची ने बरामदे में गद्दे डलवा दिए। बच्चे पानी का जग और गिलास रखा। पीछे से भाभी हाथ में खाने के लिए थालियां लेकर बच्चों के साथ आई। सबके सामने खाना परोसा गया। थाली भोजन की जिस सुंदर तरीके से रखी गई थी, उसमें गृहिणी की सूरज का पता लगता है। चाची ने सब मेरी पसंद का खाना बनवाया था। आलू के पराठे, टमाटर की चटनी, सलाद और मीठे में खीर भी थी। देखकर ही भूख लग गई, लेकिन संकोच लग रहा था कि दूसरे के घर में जल्दी जल्दी ना करूं, वरना लोग हंसेंगे। चाची ने कहा, हर्षु, का हो गया बबुआ? बेटा, ये तोहार ही घर है, कोई संकोच ना कर बेटा। हम तुम्हारी खातिर तो सब बनवाए हैं। ये तुम्हारी भौजाई को बोलकर सब बनवाए हैं। हम सब जानते हैं कि तुमको क्या पसंद है। ए बेटा, अब खाओ। देखो, ये बचुआ लोग भी अगर तुम ना कहोगे तो दुखी हो जाएंगे। मैंने बच्चों की ओर देखा, बेचारे चुपचाप बैठे हैं कि मैं खाऊं, तब वो लोग भी खाना शुरू करें। फिर मैंने संकोच को किनारे कर बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा और खाना शुरू किया। और इतना स्वादिष्ट खाना, बरसों बाद घर का स्वाद महसूस कर मेरे मुंह से तुरंत वाह निकला। मेरे मुंह से बहुत बढ़िया खाना बना है भाभी, धन्यवाद। बच्चे, चाची सभी खुश हो गए। राजू और चाची ने कहा, अरे धीरे धीरे काहे खा रहे हो? अपना घर है, खाओगे तभी तन में लगेगा। मैंने भी खा लिया और चाची ने और 2 बार खिला दिया। हार कर मुझे मन करना पड़ा कि अरे चाची, अब पेट फट जाएगा। खैर चाची बड़ी मुश्किल से मानी और मैंने चैन की सांस ली। अब इतना अच्छा खाना खाकर तुरंत लेटने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं राजू और अंबर के साथ एक चक्कर आसपास के गांव का लगाने चला गया। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।